नमस्कार, मैं हूं अविनाश कर और सिटी लाइट में आपका स्वागत है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, रायपुर में मैच की टिकट की कालाबाजारी की खबर सामने आ रही है, जहां पर भारत न्यूजीलैंड मैच पे टिकट की कालाबाजारी की खबर अब तक सामने आई है और कालाबाजारी टिकट ब्लैक बेचने पर पुलिस का एक्शन हुआ है। 4 आरोपियों से 44 क्रिकेट टिकट जब्त किया गया है। चारों आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। सिविल लाइन और टिकरापारा पुलिस की यह कार्रवाई हुई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर मैच के टिकट की कालाबाजारी को लेकर खबर है, जहां पर 4 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। इसी मामले पर हमारे साथ हमारे संवाददाता संदीप शुक्ला जुड़ चुके हैं। संदीप, क्या अपडेट है पूरे मामले पर? देखिए, लगातार शिकायत मिलती थी कि जो टिकट का जो ऑनलाइन पोर्टल है वो खुलते ही टिकट खत्म हो जा रही थी और लोगों को टिकट नहीं मिल रही थी। इस पर एसपी प्रशांत अग्रवाल ने एक विशेष टीम गठित की थी कि जो भी लोग कालाबाजारी कर रहे हैं उन्हें जो अरेस्ट किया जाए। तो उसी कड़ी में आपको बता दें कि पिछले 24 घंटे में 4 लोगों को अरेस्ट किया गया है। इसमें से 2 लोग जो है वो धमतरी के हैं, राहुल वारियानी और आकाश वारियानी। ये कारोबारी परिवार से ही जो है संबंधित है दोनों। और इसके अलावा रायपुर के कटोरा तालाब इलाके से तन्मय जैन और अमनदीप सिंह, ये इन चारों को जो है वो अरेस्ट किया गया। और आपको बता दें, IBC 24 कल सुबह से लगातार इस मुद्दे पर लगातार हम खबरें दिखा रहे हैं और हम लगातार दावा कर रहे थे कि टिकट्स की कालाबाजारी हो रही है, लोगों को टिकट नहीं मिल रही और मिल रही है तो काफी ऊंचे दाम में मिलती है। तो कहीं ना कहीं बड़ी सफलता है, क्योंकि इसके पीछे पुलिस लगातार प्रयास करी कि इनको आखिर टिकट्स मिली कि कैसे मिली, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में टिकट्स मिलना मुमकिन नहीं है और इसके लिए कोई सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं। पूरी जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। अगली खबर की तरफ रुख करते हैं, जहां पर इस वक्त की बड़ी खबर बैकुंठपुर से, जहां झुमका जल महोत्सव में तोड़फोड़ की खबर सामने आ रही है। झुमका जल महोत्सव में युवकों ने कुर्सियां तोड़ दी हैं। पुलिस को इंस्टाग्राम पर भेजा गया है तोड़फोड़ का वीडियो। 15 युवकों को चिन्हित किया गया है। परिजनों से नुकसान की भरपाई की जाएगी और यह पूरा मामला कोतवाली थाना क्षेत्र का है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, कैसे टूटी हुई कुर्सियां बिखरी पड़ी हैं। बैकुंठपुर झुमका जल महोत्सव की ये तस्वीरें हैं, जहां पर तोड़फोड़ का वीडियो सामने आया है। तो भोपाल से अगली खबर आपको बता दें, जहां बस में युवकों का उत्पात। चलती लो फ्लोर बस में 2 युवकों ने जमकर उत्पात मचाया। शराब के नशे में थे। ड्राइवर और कंडक्टर को गालियां दी। बोर्ड ऑफिस चौराहे पर बस से चढ़े थे ये दोनों युवक। युवकों से परेशान होकर ड्राइवर थाने लेकर बस पहुंचा और पुलिस ने दोनों युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। टीटी नगर थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है, जहां पर बस में 2 युवक जमकर उत्पात मचा रहे थे, जिसके बाद ड्राइवर बस लेकर थाने पहुंचा और दोनों युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बीजेपी की प्रदेश कार्यसमिति की बैठक के पहले दिन अंबिकापुर में इस बात पर चर्चा हुई कि कैसे मोदी सरकार के जनहित के कामों को जिला मंडल और बूथ स्तर तक पहुंचाया जाए। साथ ही पिछले हफ्ते दिल्ली में हुई बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यसमिति की बैठक में लिए गए फैसलों के मुताबिक यहां रणनीति भी बनाई गई। अंबिकापुर में हो रही 2 दिनी प्रदेश कार्य समिति की बैठक के लिए बीजेपी के दिग्गज नेताओं का ये जमावड़ा। इस साल के आखिर में होने वाले छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव और अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले की सियासी कसरत है। पहले दिन की इस बैठक में ये तय हुआ कि बीजेपी नरेंद्र मोदी सरकार की उपलब्धियों और छत्तीसगढ़ में बीजेपी के 15 साल के कामकाज को लेकर मैदान में उतरेगी। योजनाओं को लेकर नीचे स्तर पर किस तरह से जाना, इसकी योजना रचना पर चर्चा हुई है और चुनाव की तैयारी की दृष्टि से योजना बनाकर काम करने का निर्णय हमने किया है। बैठक में 2 राजनीतिक प्रस्ताव रखे गए, जिसमें पहला गुजरात चुनाव में अभूतपूर्व विजय के लिए पीएम नरेंद्र मोदी का अभिनंदन था, तो दूसरा प्रदेश ने 100 मीट्रिक टन से ज्यादा धान खरीदने के लिए भी कार्य समिति ने पीएम मोदी का अभिनंदन किया। बैठक में G20 की अध्यक्षता और उसकी एक बैठक छत्तीसगढ़ में होने का अवसर देने के लिए बीजेपी ने राष्ट्रीय नेतृत्व के प्रति आभार जताया। देश की कार्य समिति अलग अलग जिलों में है, जिला की बैठक अलग अलग मंडल में हो, मंडल की बैठक अलग अलग गांव में है। यह राष्ट्रीय स्तर पर ही हमने तय किया। इसका चुनाव से कोई संबंध नहीं है और हमेशा इसी होगा।
राष्ट्रीय नेतृत्व के निर्देश पर बीजेपी ने मिशन 2023-24 के तहत अब प्रदेश के सभी गांव और शहरों में बूथ स्तर तक पार्टी की बैठक करने और प्रदेश सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन करने की रणनीति तैयार की है। बैठक में नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल की अनुपस्थिति भी चर्चा का विषय रही, लेकिन पार्टी के नेता इस बारे में बोलने से बचते रहे। 2003 में यहीं से आगाज हुई थी और हमने 8 में से 7 विधानसभा क्षेत्र जीता था। अभी इसकी हम लोगों ने शुरुआत कर दी है और पूरे जोश के साथ, पूरी ताकत के साथ हम आने वाले चुनाव को लड़ेंगे। और हमारी केंद्र सरकार की उपलब्धि है, भूपेश बघेल सरकार की जो निष्क्रियता है और जो निकम्मापन है, जो उनकी असफलताएं हैं, उस पर चर्चा हुई है। और निश्चित रूप से वर्ष 2023 से इस वर्ष चुनाव भी होने, विधानसभा के चुनाव होने, इन मुद्दों पर आज बृहत रूप से चर्चा हुई है। बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक को लेकर कैबिनेट मंत्री ताम्रध्वज साहू ने कहा कि 4 साल में जनता के विषय में होश नहीं आया और अब जब चुनाव सामने है तो अलग अलग जगह बैठक कर रहे हैं। अच्छी बात है, 4 साल तक उनको कोई होश रहा नहीं छत्तीसगढ़ की जनता के विषय में, और अब चुनाव सामने है तो अलग अलग जगह मीटिंग बैठकें कर रहे हैं। उनके मंत्री लोग आ रहे हैं, उनके एक से नहीं जमता तो फिर 2-4 महीने में दूसरा प्रभारी बदल जाता है। प्रदेश की कार्य समिति की बैठक के साथ ही बीजेपी ने चुनावी शंखनाद कर दिया है, लेकिन बैठकों से सूबे की सियासत में कितना बदलाव होगा ये तो वक्त ही बताएगा। अभिषेक सोनी, IBC 24, अंबिकापुर। छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा छत्तीसगढ़ दौरे पर हैं। रायपुर में उन्होंने शुक्रवार को कहा कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन को लेकर चर्चा होगी। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा अंतिम चरण में है। 30 जनवरी को कश्मीर के श्रीनगर में झंडा फहराया जाएगा। देश के अलग अलग राज्यों में हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की शुरुआत होगी, जो लगभग 2 महीने तक चलेगी। कांग्रेस पार्टी के नेता लोगों के घर तक पहुंचेंगे और उनसे सीधा संवाद करेंगे। आपको मालूम ही है, हमारा कांग्रेस पार्टी का अधिवेशन होने जा रहा है। उसकी तैयारियां सभी लोग मिलजुल कर करेंगे, उसके बारे में चर्चा होगी। और 26 तारीख से हम हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा हर प्रदेश में शुरू करने जा रहे हैं। इसके अलावा हमारे जो कांग्रेस पार्टी के नेतागण हैं, उन सब के साथ हम चर्चा करेंगे। गणतंत्र दिवस पर MP सरकार ने ध्वजारोहण को लेकर सूची जारी कर दी है। इस सूची को लेकर अब विवाद भी गहराने लगा है। आदेश में जिला पंचायतों में ध्वजारोहण का अधिकार मंत्री या कलेक्टर को दिया गया है। इस पर कांग्रेस ने आपत्ति दर्ज कराई है। भोपाल में कांग्रेस विधायक PC शर्मा ने कहा कि सरकार ने पहले जिला पंचायत अध्यक्षों को ध्वजारोहण का अधिकार देने की घोषणा की थी, लेकिन आदेश में इसका उलट हुआ। साथ ही कहा कि जिला पंचायत में कलेक्टरों से ध्वजारोहण का कोई औचित्य नहीं है, लिहाजा सरकार को जिला पंचायत अध्यक्ष या विधायकों से ध्वजारोहण कराना चाहिए, जिससे राष्ट्रीय पर्व पर जनप्रतिनिधियों का मान भी रखा जा सके। मुख्यमंत्री जी केवल घोषणाएं करते हैं और निश्चित तौर पर मंत्री जहां नहीं कर पा रहे वहाँ जिला पंचायत अध्यक्ष से कराएं, और नहीं तो वहाँ के वरिष्ठ विधायक से कराएं, किसी पार्टी का हो, क्योंकि चुनाव हुआ प्रतिनिधि जो है उससे कराना चाहिए, कलेक्टर से कराने का कोई उचित नहीं है। इधर MP में कांग्रेस सत्ता वापसी की तैयारी में जुट गई है। इसके लिए कांग्रेस अपना सियासी रथ हिंदुत्व के पथ पर दौड़ाने जा रही है। इसे लेकर कांग्रेस के धर्म एवं उत्सव प्रकोष्ठ ने पूरे साल के धार्मिक आयोजनों का कैलेंडर तैयार किया है। इसके मुताबिक कल कमलनाथ जबलपुर के नदिया घाट में नर्मदा पूजन के बाद 8 दिवसीय नर्मदा जयंती उत्सव की शुरुआत करेंगे। नर्मदा जयंती के दौरान कांग्रेस दीपदान और भंडारे के कार्यक्रम भी करेगी। तय कैलेंडर के मुताबिक कांग्रेस महाशिवरात्रि पर सभी जिलों के शिवालयों में अखंड रुद्राभिषेक करवाएगी। कांग्रेस के धर्म और उत्सव प्रकोष्ठ की प्रदेश अध्यक्ष विदुषी ऋचा ने जानकारी दी। जैसे संक्रांति में जगह जगह खिचड़ी वितरण का कार्यक्रम किया गया, फिर अभी नर्मदा जयंती में ये सब धार्मिक आयोजन, जगह जगह दीपदान आदि के भंडारे के आयोजन होंगे। फिर उसके बाद महाशिवरात्रि पे पूरे 52 जिलों में जो भी शिवालय है प्रमुख, उनमें 24 घंटे का अखंड रुद्राभिषेक होगा। देश भर में आयोजित हो रहे रोजगार मेलों के तहत भोपाल में भी मेले का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम में मुख्य रूप से केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर शामिल हुए। कार्यक्रम में विभिन्न विभागों के केंद्रीय अधिकारी मौजूद रहे। इस कार्यक्रम के दौरान कई विभागों में चयनित 140 उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र सौंपा गया।
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नरेंद्र तोमर ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश तेजी से विकास की तरफ आगे बढ़ रहा है। आज हम मदद मांगने वाले नहीं बल्कि मदद देने वाले देश बन गए हैं। रोजगार के अवसर बढ़ें, उसके लिए मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, मुद्रा योजना, स्वनिधि योजना, स्किल डेवलपमेंट, डिजिटलाइजेशन, ऐसे तमाम सारे प्रयत्न चल रहे हैं। भोपाल पहुंचे केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने चुनावी साल में एमपी में बीजेपी के गुजरात मॉडल की तर्ज पर परिवर्तन की खबरों के सवाल पर कहा कि पार्टी में ऐसे विचार अभी अस्तित्व में नहीं आए हैं और गॉसिप से कोई बदलाव नहीं होता। वहीं कृषि मंत्री ने आने वाले केंद्र सरकार के बजट पर कहा कि कृषक की आमदनी बढ़े, इसके लिए केंद्र सरकार के अनेक काम कर रही है। इस बार का बजट आने वाले कल में भारत की नींव को मजबूत करने वाला होगा। किसानों की सशक्त करने में पीएम मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार काम कर रही है। 13-14 में अगर हम देखते हैं तो ध्यान में आएगा कि कृषि मंत्रालय का बजट 21,000 करोड़ रुपए का देश भर का होता था। आज 1,32,000 करोड़ रुपए का कृषि मंत्रालय का बजट है। इस बार का बजट आने वाले कल में भारत की नींव को मजबूत करने वाला और कृषि क्षेत्र को आगे बढ़ाने वाला होगा। भोपाल के प्रशासनिक अकादमी में 3 साल बाद आईएएस सर्विस मीट का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ आज सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किया। 20 जनवरी से 22 जनवरी तक आईएएस सर्विस मीट आयोजित की गई है। इस सर्विस मीट के तहत खेलकूद और सांस्कृतिक प्रतियोगिताएं होंगी। इसमें आईएएस अधिकारियों के साथ साथ उनके स्वजन भी भाग लेंगे। वहीं इस मौके पर सीएम ने ब्यूरोक्रेट्स को 2 टूक कहा कि कुछ अफसर वल्लभ भवन में मुंह लटकाकर बैठे रहते हैं, जैसे तैसे 7 बजे का टाइम खत्म होने का इंतजार करते हैं। ऐसे काम नहीं चलेगा। हम रूटीन के काम के अलावा चाहे वो खेलकूद की गतिविधियां हो या बाकी गतिविधियां हो, उनको करें और वो फिर से एक बार काम करने की एनर्जी पैदा करती है। आज इस वातावरण में सारे आईएएस मित्रों के साथ मिलके मैंने खुल के चर्चा की है, मन की बात भी की है और अच्छा वातावरण है, आनंद है। उद्यानिकी और खाद्य प्रसंस्करण मंत्री भारत सिंह कुशवाहा ग्वालियर में किसानों की एक प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि आने वाला समय किसानों और खाद्य प्रसंस्करण का है। मंत्री ने कहा कि किसान अगर उद्यानिकी फसलों की तरफ बढ़ते हैं तो सरकार उन्हें सब्सिडी के साथ साथ कई और तरह की मदद देने को तैयार है। दरअसल ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के दौरान विदेशियों ने सबसे ज्यादा फूड प्रोसेसिंग उद्योग को पसंद किया है। मध्य प्रदेश में अभी ग्लोबल इन्वेस्टर मीट हुई थी, उसमें आप्रवासी भारतीयों का भी सम्मेलन हुआ था, लेकिन सबसे ज्यादा जो फोकस रहा वो फूड प्रोसेसिंग का क्षेत्र रहा। हमारे साथ में फूड प्रोसेसिंग मंत्री हैं भारत सिंह कुशवाहा जी। सर, किस तरह से देखते हैं कि विदेशियों की भी नजर अब फूड प्रोसेसिंग पर है? विदेश के हमारे निवेशक आए थे और उनकी विदेशियों की भी नज़र इसलिए कि मध्य प्रदेश देश के अंदर फूड बास्केट के रूप में पहचान बना चुका है और इसमें मैं ऐसा मानता हूं कि इसमें सभी पक्षों के साथ काम करने का प्रयास हमारे मुख्यमंत्री माननीय शिवराज जी ने किया है। मध्य प्रदेश के अंदर सिंचाई का रकबा भी बढ़ा है, विद्युत उत्पादन भी बढ़ा है, किसानों को समय पर बिजली मिल रही है, पानी मिल रहा है। इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा कि उद्यानिकी का जो रकबा था आज 25 लाख हेक्टेयर हो चुका है। कौन कौन से देश ऐसे हैं जो पसंद? मैं ये बताना चाहूँगा कि विदेश मैं भी उस कार्यक्रम में रहा बराबर 3 दिन 4 दिन लगातार। सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट ऑस्ट्रेलिया, जापान, मॉरिशस कई देशों ने दिखाया है कि मध्य प्रदेश के अंदर जो स्थिति है बिल्कुल अनुकूल है फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में। तो आप देख सकते हैं भारत सिंह कुशवाहा उन्होंने कहा है कि सरकार जैविक खेती को लेकर लगातार प्रयासरत है और कहीं ना कहीं अब जो विदेशी लोग हैं वो उनका भी आकर्षण है फूड प्रोसेसिंग की तरफ है और मध्य प्रदेश में खासकर वो ध्यान भी दे रहे हैं। कैमरामैन लोकेंद्र पाल के साथ नासिर गौरी, IBC 24 ग्वालियर। भोपाल महापौर परिषद की बैठक बीते बार से ज्यादा हंगामेदार होगी। 21 जनवरी को होने वाली बैठक से पहले विपक्षी पार्षदों ने विधायकों को अपनी आपत्ति जाहिर की है। इसमें महापौर परिषद की बैठक में नरेला विधानसभा को विकास कार्यों के लिए दिए गए 58 करोड़ रुपए को लेकर बड़ा विवाद है। कांग्रेसी विधायक और पार्षद मुखर हो गए हैं और इसे शहर के साथ भेदभाव बता रहे हैं। यहां तक कि कह रहे हैं कि चुनाव में वोट पूरे शहर के लोगों ने दिए,
टैक्स भी चुका रहे हैं। लेकिन लगता है कि महापौर मालती राय जिस तरह नरेला विधानसभा पर ध्यान केंद्रित कर बड़ी राशि स्वीकृत कर रही हैं, परिषद की बैठक में 8 बिंदुओं के एजेंडे पर चर्चा होना है। इसमें विवादित सोलर और विंड एनर्जी प्लांट लगाने के अलावा 6 प्रस्ताव नरेला विधानसभा में 58 करोड़ रुपए से नाला नाली का निर्माण कराना है। अपने साथियों के साथ भेंट की थी कल महापौर जी से, और उनसे कहा था कि ये केवल एक ही विधानसभा में अगर आप एजेंडा लेके आओगे तो ये अनुचित है, क्योंकि जो एजेंडा आया है उसमें केवल नरेला के कामों की स्वीकृति के लिए आया है। कि कांग्रेस को सच्चे जनप्रतिनिधि की तरह काम करना चाहिए। यदि आरोप लगाना है तो तथ्यों पर आरोप लगाए। उनका कहना है कि ये पैसा नगर निगम का है, जबकि ये पैसा नगर निगम का है नहीं, मध्य प्रदेश सरकार का पैसा है। और इससे पहले दक्षिण पश्चिम विधानसभा में इस तरह का नाला बन गया है। राजधानी की बदहाली और टैक्स वसूली को लेकर हो रहे भेदभाव को दूर करने के लिए भोपाल नगर निगम ने नया तरीका निकाल लिया है। नगर निगम ने यह फैसला लिया है कि वार्ड से वसूला गया 25% प्रॉपर्टी टैक्स उसी वार्ड के विकास कार्यों में खर्च होगा। महापौर मालती राय ने बताया कि इससे संबंधित क्षेत्रों का बेहतरी से विकास हो सकेगा। साथ ही जो लोग लोकल टैक्स भुगतान के बाद विकास पर सवाल उठाते हैं उन्हें भी संतुष्टि होगी। बता दें कि राजधानी के होशंगाबाद रोड, अवधपुरी, पिपलानी, सोनागिरी समेत कई इलाकों में इसका फायदा पहुंचेगा। इसके बाद इन इलाकों की स्थिति बेहद खराब है। ज्यादा टैक्स देने वाले वार्ड में ज्यादा विकास हो सकेगा। देखिए, बजट जो अभी तक था, हमने 25% का संपत्ति कर जिस वार्ड में आया था उस वार्ड में संपत्ति कर दिया है, और उससे निश्चित ही हमें विकास करवाना चाहिए। और मेरा पार्षदों से आग्रह भी है कि आप संपत्ति कर से विकास करवाएं, लेकिन हम ये भी चिंता रखें कि हमारा संपत्ति कर किस कॉलोनी से आया है, किस एरिया से आया है। बड़े आयोजन के बाद इंदौर नगर निगम राजस्व वसूली पर फोकस कर रही है। इस वित्तीय वर्ष में इंदौर नगर पालिका निगम का 700 करोड़ की राजस्व वसूली का टारगेट था, लेकिन इसमें से 450 करोड़ ही राजस्व की वसूली हो सकी है। वहीं वर्तमान वित्त वर्ष खत्म होने में केवल 3 महीने बचे हैं। ऐसे में नगर निगम ने राजस्व वसूली के लिए कर्मचारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। आगामी दिनों में वसूली को लेकर और भी फोकस किया जाएगा। जो टैक्स नहीं देगा उसके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। मार्केट की फीस हो, जल कर हो, स्वच्छता का कर हो, इन सब को युद्ध स्तर पे और प्रभावी ढंग से कलेक्ट करने के लिए कहा है, लिस्ट बनाकर, और जो नहीं दे रहे हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के लिए भी कहा है। नियमितीकरण की मांग को लेकर सर्व विभागीय संविदा कर्मचारी महासंघ ने रायपुर में धरना प्रदर्शन किया। सभी ने सरकार से 2018 के घोषणा पत्र का वादा निभाने और संविदा कर्मचारियों को नियमित करने की मांग की। आंदोलन का जायजा लिया हमारे संवाददाता राजेश राज ने। छत्तीसगढ़ के तमाम संविदा कर्मचारी पिछले 4 दिनों से जिलों में हड़ताल पर थे और आज 5वां दिन है। आज राजधानी रायपुर में इन्होंने ताकत दिखाई है। राजधानी रायपुर के बूढ़ा तालाब धरना स्थल पर सर्व विभागीय संविदा कर्मचारी महासंघ के बैनर तले ये तमाम कर्मचारी हजारों की संख्या में पहुंचे हैं। सिर्फ एक मांग है, नियमित करे सरकार, क्योंकि सरकार ने वादा किया था। ये तमाम कर्मचारी चाहे मनरेगा के हो, चाहे महिला बाल विकास विभाग के हो या फिर चाहे स्वास्थ्य विभाग के हो, ये सभी नियमितीकरण करने की मांग कर रहे हैं। और पिछली बार 2018 की घोषणा पत्र में खुद कांग्रेस ने वादा किया था कि सरकार बनेगी तो उन्हें नियमित किया जाएगा। कई बार आपने आंदोलन किया, क्या 5 दिनों के आंदोलन के बाद कोई भरोसा है कि अब आपकी मांगे मानी जाएगी या फिर सरकार सुन नहीं रही? देखिए, ये सीधे वादा खिलाफी की स्थिति है, जिसके कारण हम आंदोलन पर मजबूर हो गए हैं और ये 5 दिवसीय निश्चितकालीन आंदोलन है। हमारा ये मानना है और ये कहना है माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से कि आदरणीय, आप हमारे लिए 26 जनवरी के पावन दिवस पर समस्त संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण के संबंध में कोई ठोस घोषणा करें। और यदि ऐसा नहीं होता तो हम ये मानेंगे कि जो वादा खिलाफी हुई है और सरकार संवाद नहीं करना चाहती है, जिसके कारण प्रदेश के समस्त संविदा कर्मचारी किसी बड़े अनिश्चितकालीन आंदोलन को विवश हो सकते हैं। संख्या बल अगर ज्यादा होता संविदा कर्मचारी का, अगर यही 1,00,000-1.5 लाख होता जैसे शिक्षा कर्मियों का होता था, आपको लगता है कि तब मान लिया जाता, क्योंकि कम है इसलिए? देखिए, ऐसा नहीं है। शिक्षा कर्मियों को भी जो उनका वैकेंसी निकली थी उसमें कहीं भी नहीं लिखा था कि उनको नियमित किया जाएगा। आखिर नियमों को शिथिल किया गया और उनको नियमित किया गया, तो हम भी यही चाहते हैं कि नियमों को शिथिल किया जाए और हमें जल्द से जल्द नियमित किया जाए।
से जल्द नियमित हो, कोई टाइमलाइन है आप लोगों का? जी जी सर, बिल्कुल नियमितीकरण करना चाहिए। हम 26 जनवरी सभी बता दें क्या चाहिए। नियमितीकरण चाहिए। नियमितीकरण ना होगा। नियमितीकरण 10 दिन में वादा निभाने के लिए बोली थी, लेकिन अभी तक निभा नहीं पाई है। तो ये तमाम लोग, तमाम कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर के हड़ताल कर रहे हैं, नियमितीकरण लेकर रहेंगे और राजधानी बूढ़ा तालाब पर ताकत दिखाते हुए ये और आज ये रैली निकाल रहे हैं। पहले 4 दिनों तक आंदोलन किया, अब ये रैली निकाल रहे हैं। कैमरा पर्सन मुकेश के साथ राजेश राज, IBC 24 रायपुर। जबलपुर से उजागर हुए सबसे बड़े चर्च लैंड स्कैम में विदेशी फंडिंग में घोटाले की जांच दिल्ली EOW ने भी शुरू कर दी है। दिल्ली EOW ने चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के बर्खास्त मॉडरेटर PC सिंह के राजदार और ट्रेजरार सुरेश जैकब को तलब किया है। सुरेश जैकब को आगामी 25 जनवरी को दोपहर 1:30 बजे दिल्ली EOW के दफ्तर में पेश होने की हिदायत दी गई। इसके लिए दिल्ली EOW ने इंस्पेक्टर महावीर सिंह ने सुरेश जैकब को एक नोटिस जारी किया। नोटिस में सुरेश जैकब को मांगे गए दस्तावेजों के साथ पेश होने के निर्देश मिले हैं। दरअसल सुरेश जैकब CNI की संस्था सिंडिकल बोर्ड ऑफ सोशल सर्विस का ट्रेजरार था। दिल्ली EOW को शिकायत मिली है कि इस पद पर रहते हुए जैकब ने विदेश से मिले चंदे में करोड़ों का गबन किया है। ऐसे में दिल्ली EOW ने सुरेश जैकब से SBSS अकाउंट की पूरी डिटेल और ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड भी मांगा है। प्रवासी भारतीय सम्मेलन और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जैसे बड़े आयोजन के बाद अब इंदौर में नए और बड़े कन्वेंशन सेंटर बनाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। प्रवासी भारतीय सम्मेलन के दौरान आयोजन स्थल पर जगह कम होने की वजह से प्रवासी भारतीयों को दिक्कत हुई थी। CM ने असुविधा के लिए खेद भी जताया था, लेकिन इसी के साथ 10,000 लोगों की क्षमता वाला नया कन्वेंशन सेंटर बनाने की घोषणा की गई। इसी के तहत शुक्रवार को इंदौर विकास प्राधिकरण के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर सांसद विधायकों ने नए सेंटर के लिए जगह का चयन किया। नया कन्वेंशन सेंटर सुपर कॉरिडोर चौराहा गांधीनगर में बनाया जाएगा। 17 एकड़ की यह जमीन इंदौर विकास प्राधिकरण की है। एयरपोर्ट के नजदीक है ये जमीन और सड़क और मेट्रो कनेक्टिविटी भी है। कैबिनेट में प्रस्ताव पारित होने के बाद जल्द ही टेंडर भी जारी कर दिए जाएंगे। से डिजाइन लेंगे माननीय सारे हमारे जो प्रमुख लोग बैठ करके, और जो सबकी सहमति होगी जिससे अच्छा इसको चलाया जा सके, देश के प्रमुख केंद्रों में ये केंद्र बने, वो कैसे बन सकता है, वो जैसे बनेगा ऐसे सब लोगों की जिसकी राय होगी उस पर हम आगे बढ़ेंगे। ब्रांडिंग इतनी है माननीय प्रधानमंत्री माननीय मुख्यमंत्री की, तो इंदौर सब आना चाहते हैं, तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है। मुझे लगता है आने वाले समय में एक अच्छी उपलब्धि होगी जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की। जबलपुर में स्मार्ट सिटी परियोजनाओं के तहत 10,000 घरों को 24 घंटे 7 दिन पानी देने की योजना लचर कामकाज का शिकार हो गई है। 24 करोड़ की इस योजना को अधिकारियों ने ही पलीता लगा दिया। दरअसल इस योजना को अब 2 चरणों में बांट दिया गया है और कहा गया कि पहले चरण में 5,000 घरों को योजना से जोड़ा जाएगा, लेकिन स्मार्ट सिटी के धीमे और लचर काम के चलते अब 5,000 की जगह महज 3500 घरों को ही 24 घंटे 7 दिन पानी मिल सकेगा। इसकी मुख्य वजह करीब 3.5 साल बाद भी परियोजना के तहत नई पाइपलाइन बिछाने और उसे घरों से जोड़ने का काम पूरा नहीं हो सका है। वहीं दावों के मुताबिक 10,000 घरों में पानी नहीं दे पाने के बाद जिम्मेदार पल्ला झाड़ रहे हैं। ये तो स्मार्ट सिटी से काम चल रहा है और ये काम मई तक का टारगेट है, पूरा हो जाएगा। इसमें कनेक्शन वगैरह हो गए हैं, केवल 3 किलोमीटर की लाइन बची है और स्काडा सिस्टम और जो वॉल लगना है वो काम बचा हुआ है, तो इसका टारगेट है मई तक पूरा करने का। नेस्कॉम कंपनी के सीनियर डायरेक्टर अनिल सलूजा ने कहा कि भारत में MSME उद्योग में नई तकनीक की कमी के कारण न केवल उत्पादन कम हो रहा है बल्कि हमारा देश प्रतिस्पर्धा भी नहीं कर पा रहा। उनका कहना है कि MP में MSME कंपनियों को साथ जोड़कर तकनीकी तौर पर मजबूत बनाने की दिशा में काम करना होगा। नेस्कॉम गुजरात की कंपनी है जिससे एक मॉडल तैयार किया है जिसमें नेस्कॉम ने 10 से ज्यादा MSME कंपनियों को स्टार्टअप कंपनियों के साथ जोड़कर तकनीक के साथ सेटअप किया है। उनकी बेसिकली जो कॉस्ट है जो MSMEs की, वो प्रोडक्शन कॉस्ट हमें कम करनी है ताकि वो ग्लोबली एक कॉम्पिटिटिव बन सकें, वो ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकें। तो उसी के लिए बेसिकली हमने एक नेस्कॉम में एक वो प्रोग्राम एक बनाया है जिस प्रोग्राम का नाम है स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग फोरम। इसके अंदर हम मैन्युफैक्चरिंग जो MSME मैन्युफैक्चरिंग है उनको हम 3 तरीके से हेल्प करते हैं। कबीरधाम जिले के ग्राम भलपहरी का गिट्टी खदान चर्चाओं में बना है, जहां खदान के विरोध में गांव के 2 गुटों में
बंट गया है। विरोध होते देख जांच कमेटी भी बनाई गई। वहीं गांव के सरपंच और ग्रामीण शासकीय नाले की जमीन के कब्जे को विवाद का कारण बताकर निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। ग्राम भलपहरी में गिट्टी खदान है, जहां के पानी को शासकीय नाले के जरिए बहाया जाता था, लेकिन धीरे धीरे ये नाला अस्तित्व से गायब हो गया। नाले की जमीन पर कब्जा हो चुका है, जिसके चलते खदान के पानी की निकासी खेतों से होने लगी। इसी के विरोध में ग्रामीणों ने मंत्री मोहम्मद अकबर से शिकायत की। मामला बढ़ता देख कमेटी बनाई गई, जांच भी शुरू हो गई। अब गांव के दूसरे पक्ष के लोग खदान बंद होने की आशंका से चिंतित हैं। पानी में उनका फसल इस पार आने में दिक्कत हो रहा है, उसी का समस्या को लेते हुए ये लोग विरोध कर रहे हैं तमोली जी का। कौन है विरोध करने वाले लोग? गांव के किसान लोग हैं। समस्या बहुत हो जाए भैया, गिट्टी बाहर से लानी पड़ी, समस्या बहुत हो जाए। रोजगार की भी समस्या हो जाएगी। रोजगार की भी समस्या हो जाएगी। उसका मेजर मुद्दा ये है कि गांव वालों की शिकायत है कि ब्लास्टिंग होती है, जिससे घरों के आसपास दरारें हो रही हैं और पानी का लेवल डाउन हो रहा है। तो इसके लिए हमने टीम बनाई है पीएचई की और तहसीलदार, एसडीएम और खनिज विभाग की सम्मिलित जांच कर उसकी होगी। एमपी सरकार नदियों के संरक्षण को लेकर बड़ा कदम उठाने जा रही है। अब नदियों में प्रदूषण की न सिर्फ ऑनलाइन मॉनिटरिंग की जाएगी, बल्कि अत्याधुनिक तकनीक से इसकी पूरी निगरानी भी होगी। पर्यावरण मंत्रालय ने इस प्रोजेक्ट को तैयार किया है। साथ ही नगरीय प्रशासन और ग्रामीण विकास विभाग भी इस प्रोजेक्ट में संयुक्त रूप से काम करेगा। गंगा नदी की तर्ज पर नर्मदा समेत अन्य प्रमुख नदियों को पहले चरण में चुना गया है। पर्यावरण मंत्री हरदीप सिंह डंग ने बताया कि अत्याधुनिक मशीनों से रियल टाइम निगरानी होगी। इधर कांग्रेस ने सरकार की इस कवायद को लेकर निशाना साधा है। पीसी शर्मा ने कहा कि नदियों के संरक्षण को सिर्फ चुनावी घोषणा बताया। नर्मदा जी के ऊपर करीब 6 यंत्र लगाए जा रहे हैं, हमारे खान नदी पर भी 2 लगाए जा रहे हैं। ऐसे सभी नदियों को हम यंत्र के माध्यम से कंट्रोल करने की पूरी कोशिश की जा रही है। दोहरे मापदंड हैं और दोहरे चरित हैं। ये प्लान जरूर बनाएंगे, लेकिन नदियों को बचा नहीं पाएंगे। आने वाले दिनों में एमपी में खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन किया जाना है, जिसमें 6 खेलों का आयोजन इंदौर में होगा। एमपीसीए के सीईओ रोहित पंडित का कहना है कि कलेक्टर ने भारत न्यूजीलैंड इंटरनेशनल मुकाबले के बाद 30 जनवरी को खेलो इंडिया यूथ गेम्स के प्रमोशन की बात कही है। रोहित ने बताया कि प्रमोशन कार्यक्रम होलकर स्टेडियम में हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि इंदौर के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। इसे लेकर प्रशासन की तरफ से खेलो इंडिया का प्रमोशन स्टेडियम में किया जाएगा। जो कलेक्टर साहब ने एक निवेदन किया था कि इस बार ये मैच होने के बाद शायद 30 जनवरी से खेलो इंडिया के भी स्पर्धा इंदौर में हो रही है, तो क्या उसकी कोई थोड़ी सी प्रमोशनल एक्टिविटी हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। तो हम लोगों ने भी उसको मतलब एक्सेप्ट किया हुआ है। वो खेल ही है, चाहे क्रिकेट हो या चाहे कोई दूसरा हो, और साथ ही अपने शहर इंदौर में ये हो रहा है, तो ये भी एक उपलब्धि है ही। इंदौर में एबीवीपी छात्र संगम का आयोजन हुआ। इसमें नगर के कई कॉलेज के 1000 से अधिक विद्यार्थी और एबीवीपी के कार्यकर्ता जुटे। बैठक में विद्यार्थियों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। छात्र सम्मेलन में शैक्षिक विषय पर प्रस्ताव भी पारित किया गया। नई शिक्षा नीति, नशा मुक्ति अभियान के साथ मजबूत राष्ट्र निर्माण और संस्कृति को बचाने पर मंथन हुआ। वहीं अब कॉलेजों में युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए जन जागरूकता अभियान पर भी जोर दिया जाएगा। जो नई शिक्षा नीति उस पर चर्चा होगी, समाज के जो ज्वलनशील विषय उस पर चर्चा होगी, और इसके अलावा विद्यार्थियों के अंदर जो शैक्षणिक विषय उस पर चर्चा होगी। बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की अहम बैठक सरगुजा में आयोजित हुई, जिसमें राष्ट्रीय नेतृत्व से लेकर प्रदेश के बड़े बीजेपी नेता शिरकत किया। इस बैठक में कार्यकर्ताओं को आगामी कार्य योजना के निर्देश तो दिए ही जा रहे हैं, साथ ही किस तरह से आगामी दिनों में कार्यकर्ता सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद कर सकें, इस पर भी बात हुई। बैठक में पहुंचे बीजेपी के दिग्गज नेताओं से बात की हमारे संवाददाता ने। बैठक जो है वो सरगुजा में आयोजित हो रही है और जो तमाम जो भाजपा के बड़े नेता हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। सर, प्रदेश कार्य समिति की बहुत महत्वपूर्ण बैठक सरगुजा में किस तरह की बैठक हुई, किस तरह के निर्देश जारी किए गए? बैठक चल रही है और बैठक में भारतीय जनता पार्टी को आगे 2023 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाना है। उसके लिए कार्य योजना भी है, कार्यक्रम भी है, और उसका क्रियान्वयन के लिए समयबद्ध जो कार्य रूपरेखा तय हुई है उस पर ज़्यादा चर्चा हो रही है। कांग्रेस का कहना है कि लगातार जो है कवायद कर रही है भाजपा पर, उसका कोई असर यहाँ पर दिखने को वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के नीचे स्तर के कार्यकर्ता तैयार हैं और जितना करप्शन कांग्रेस के इस
सवा चार साल में हुआ है, उतना ही मुद्दे काफ़ी हमारे लिए हैं जिसमें सरकार को बदल देंगे। कार्यकर्ताओं को रिचार्ज करने की आवश्यकता है, क्योंकि पिछली बार जो विधानसभा चुनाव हुए थे कार्यकर्ता बेहद नाराज दिख रहे थे। नहीं, कार्यकर्ता आज सरकार के प्रति नाराज़गी है। 4.5 साल में जितना प्रताड़ित किया भूपेश बघेल ने, आम आदमी आदिवासी भी परेशान है, किसान भी परेशान है, मजदूर भी परेशान है, और विशेष रूप से भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता प्रताड़ित है। तो सब मिलकर संघर्ष की स्थिति रहेगी। सरगुजा में सर 14 सीटें हैं, भाजपा को एक भी नहीं मिल सकी। इस बार किस तरह की तैयारी में? 14 में 14 की तैयारी कर रहे हैं। तो ये थे पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी, जिनका साफ तौर पर कहना था कि न सिर्फ सरगुजा बल्कि प्रदेश में जो 2023 के जो चुनाव होने वाले हैं उसमें भाजपा पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी, और उसमें सबसे अहम भूमिका जो होगी वो कार्यकर्ताओं की होगी। ऐसे में देखना होगा कि प्रदेश कार्य समिति की जो बैठक हो रही है उसका कितना असर आने वाले वक्त में दिखता है। कैमरामैन दीपक गुप्ता के साथ अभिषेक सोनी, IBC 24, अंबिकापुर। भाजपा प्रदेश कार्य समिति की बैठक अंबिकापुर में आयोजित हो रही है, और इसको लीड एक तरह से जो नेतृत्व कर रही हैं सरगुजा में वो है सरगुजा सांसद रेणुका सिंह जी, जो हमारे साथ मौजूद हैं। अभी जो बैठक हुई पदाधिकारियों के किस तरह के निर्देश दिए गए और कार्यकर्ताओं को रिचार्ज करने के लिए किस तरह की तैयार है भाजपा? भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्य समिति एक रूटीन बैठक है। इसमें हमारे राजनीतिक राष्ट्रीय एजेंडे होते हैं, प्रादेशिक एजेंडे होते हैं। उस पर जिले वाइज भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्षों से जानकारी ली गई कि आपको पिछले कार्य समिति में जो निर्देश दिए गए थे उसमें आपने क्या क्या किया। और पदाधिकारियों की बैठक में आने वाले 2023 और 24 के लिए भी एक रोड मैप तैयार हुआ है, रणनीति बनाई गई है, और उस पर अभी हमारे कार्यकर्ता बूथ स्तर पर जाकर उसको अमल में लेकर आएंगे। एक तरह से आगाज कहा जा सकता है कि 2023 जिस तरह से चुनावी साल है, भाजपा ने आज आगाज कर दिया है, चुनाव की रणभेरी बजा दी। हाँ, ये 2023 की आगाज है, और जब छत्तीसगढ़ निर्माण के बाद 2003 में भी यहीं से आगाज हुई थी, और हमने 8 में से 7 विधानसभा क्षेत्र जीता था। अभी इसकी हम लोगों ने शुरुआत कर दी है, और पूरे जोश के साथ, पूरी ताकत के साथ हम आने वाले चुनाव को लड़ेंगे, और हमारे पास मुद्दों की कोई कमी नहीं है। हमारे वैश्विक नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने देशवासियों के लिए जो काम किए हैं उसको हम जनता के बीच में लेकर जाएंगे। तो ये थी सांसद रेणुका सिंह जी, जिनका साफ तौर पर कहना था कि जो भाजपा ने 2023 का जो चुनावी साल है उस तरह से चुनावी आगाज कर दिया है, और उनका ये भी कहना है कि लगातार जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं वो बेहद उत्साहित हैं, और इस कार्यकारिणी की बैठक के बाद से एक तरह से चुनावी बिगुल बज चुका है, और भाजपा 2023 में प्रदेश में सरकार बनाएगी। अभिषेक सोनी, IBC 24, अंबिकापुर। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्य समिति की बैठक हुई, उसके पहले प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक हुई। उसमें कुछ राजनीतिक प्रस्ताव भी पारित हुए हैं, और सरकार को किन किन मुद्दों पर किस स्तर पर घेरना है उसकी रणनीति पर भी चर्चा हुई है। कल कार्य समिति की बैठक पे इसमें और अंतिम रूप दिया जाएगा। हमारे साथ प्रदेश के प्रमुख प्रवक्ता और वरिष्ठ विधायक अजय चंद्राकर यहाँ पर मौजूद हैं। किन किन मुद्दों पर चर्चा हुई, क्या अभी प्रस्ताव राजनीतिक प्रस्ताव? पहले सत्र में राजनीतिक प्रस्ताव आ रहा है, एक सोशियो इकोनॉमिक प्रस्ताव आएगा, G20 पर एक प्रस्ताव आएगा, उसका अनुमोदन हुआ। साथ में जो जिला में कार्यक्रम होने और मोर्चे के जो भावी कार्यक्रम होंगे सभी फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के, उसके बारे में एक प्रस्तुति हुई। अभी दूसरे सत्र में राजनीतिक प्रस्ताव पर अनुमोदन चल रहा है, और इसके बाद सोशियो इकोनॉमिक और G2 का प्रस्ताव आएगा। किन किन मुद्दों पर सरकार को घेरने की रणनीति आप लोग अभी तैयार कर? आपके पास राजनीतिक प्रस्ताव में मैंने जितनी बात की ना, उस मुद्दे पर अलग अलग मोर्चे, अलग अलग जो हमारे संगठन हैं वो सभी विषयों पर करेंगे, और इसी सिलसिले पर ही योजना बनी है। कल की आप अनुसूचित जनजाति जो रैली है उसको देखिएगा, वो उसी का ही पार्ट है। क्या इसको ये माना जाए कि सरगुजा क्षेत्र में जो भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन पिछले चुनाव में ठीक नहीं था, क्या लग रहा है उसको देखते हुए यहाँ पर बैठकें आयोजित की गई, क्या रणनीति है आपको? पूरे राष्ट्रीय स्तर पर यह तय हुआ है कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी अलग अलग प्रदेशों में हो, प्रदेश की कार्य समिति अलग अलग जिलों में है, जिला की बैठक अलग अलग मंडल में हो, मंडल की बैठक अलग अलग गांव में है। यह राष्ट्रीय स्तर पर ही हमने तय किया। इसका चुनाव से कोई संबंध नहीं है, और हमेशा इसी होगा। आरक्षण को लेकर फिर से कांग्रेस थोड़ा आक्रामक हो गई है, कह रहे हैं कि आप लोग आदिवासियों के साथ छल कर रहे हो, गंभीरता से प्रयास नहीं कर रहे। ऐसा है, भूपेश बघेल जी
हठधर्मिता के प्रतीक हैं और हठधर्मिता में ही महाभारत हुआ था। अब वो महाभारत के लिए तैयार हो जाए, आरोप आरोप को छोड़ें। वो क्यों 76% ला रहे हैं इसको बता देते तो हम लोग समर्थन करते। इंदिरा साहनी वाले प्रकरण में भी मुक्ति मिल जाती है बताने से। क्वांटिफाइबल डाटा आयोग की रिपोर्ट को रख देते तो भी हमने कहा था कि आश्वस्त सदन को करिए। ऐसी क्या गोपनीयता है कि वो नहीं रखना चाहते ये। और सबसे बढ़कर सारी नियम प्रक्रियाओं को तोड़कर विधेयक बनाने था और 9वीं अनुसूची में जोड़ने का संकल्प ले आए। ये सब राजनीति नहीं है तो क्या है। और वो यह जानते थे कि 9वीं अनुसूची न्यायिक समीक्षा के दायरे में है। हम ये चाहते थे कि ऐसा रास्ता निकाला जाए कि न्यायिक समीक्षा से हम मुक्त रहें और सभी वर्गों को भागीदारी मिले, पर वो हठधर्मिता थी। तो हठधर्मिता है तो अब महाभारत ही होगा। तो आरक्षण को लेकर अजय चंद्राकर ने कहा है कि सरकार और मुख्यमंत्री इसको लेकर हठधर्मिता पर आ गए हैं और जब हठधर्मिता पर आ गए हैं तो इस मुद्दे पर आने वाले दिनों में महाभारत भी होगा। कैमरामैन लखन शर्मा के साथ राजेश मिश्रा, IBC 24, अंबिकापुर। अंबिकापुर में भाजपा प्रदेश कार्य समिति की बैठक हो रही है और लगातार जो बड़े नेता हैं वो कार्यकर्ताओं को रिचार्ज करने की कवायद कर रहे हैं। किस तरह से मिशन 2023 में फतह हासिल करे, इसको लेकर बैठकों का दौर जारी है। सरगुजा जो संभाग के प्रभारी हैं संजय श्रीवास्तव जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, अभी जो बैठक हुई पदाधिकारियों की, किस तरह के निर्देश, किस तरह की स्थिति? देखिए, प्रदेश पदाधिकारी की बैठक में जो अभी कार्य समिति प्रारंभ होने वाली है उसके लिए हम सब लोगों ने कुछ विषयों को तैयार किया है। कुछ राजनीतिक प्रस्ताव जिसमें हमारी केंद्र सरकार की उपलब्धि है, भूपेश बघेल सरकार की जो निष्क्रियता है और जो निकम्मापन है, जो उनकी असफलताएं हैं, उस पर चर्चा हुई है। और निश्चित रूप से वर्ष 2023 से इस वर्ष चुनाव भी होने, विधानसभा के चुनाव होने हैं। मुद्दों का अभाव नहीं, इतने ज्यादा मुद्दे सरकार के खिलाफ में है। उसमें हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए, हम किस तरीके से सरकार को पर्दाफाश करें। जिस तरीके से भूपेश बघेल की सरकार ने वादा खिलाफी किया, इन मुद्दों पर आज बृहत रूप से चर्चा हुई है। और साथ ही साथ प्रदेश पदाधिकारी की बैठक में हमारी संगठन की जो हमारी मजबूती है, नीचे स्तर तक, शक्ति केंद्र से लेकर बूथ स्तर तक, जो हमारी इकाई जो चुनावों में जाकर बूथ तक लड़ती है, इसकी सक्रियता, इसको और किस तरीके से मजबूत करें, इन विषयों पर आज यहाँ पर चर्चा हुई है। बड़े उत्साह के साथ ये बैठक हुई है। हमें पूरा विश्वास है कि जिस तरीके से मुद्दे लगातार आ रहे हैं, निश्चित रूप से हमारे सामने 100% संभावना है कि इस प्रदेश के अंदर में हम सरकार बना सकते हैं। जो बैठक हुई है उसके बेहद कारगर परिणाम आएंगे और जो प्रदेश में सरकार बनने वाली है उसमें सरगुजा का बेहद अहम योगदान होगा। कैमरामैन दीपक गुप्ता के साथ अभिषेक सोनी, IBC 24, अंबिकापुर। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।